आप देख रहे हैं भारत पॉडकास्ट चैनल। नमस्कार, मैं डॉक्टर राजीव त्यागी, सीनियर फिजिशियन एंड इंटेंसिविस्ट, रामानुज हॉस्पिटल। जैसा कि आपका बिल्कुल ये जो सवाल है वाकई चिंता का इस समय विषय है। बहुत ज़्यादा एयर पॉल्यूशन है और दिल्ली एनसीआर की जो हवा है वो बहुत ही ज़्यादा दूषित हो गई है। और इस मौसम में आके डेफिनेटली हमेशा तो ये प्रॉब्लम आती है। वैसे लास्ट अगर सीजन में देखा जाए तो उस समय पर भी ये प्रॉब्लम थी, लेकिन इस बार काफ़ी ज़्यादा 500 से भी ऊपर चला गया था। अब तो 400 की रेंज में आ गया है ये AQI। जहाँ तक इफ़ेक्ट की बात करेंगे, जो पोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का, तो अगर इमीडिएट इफ़ेक्ट में देखें तो कफिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और इरिटेशन ऑफ आईज, थ्रोट। और आपने जनरली भी देखा होगा आजकल सभी लोग सूखी खांसी करके प्रेजेंट कर रहे हैं। साथ में हेडेक, क्योंकि जब पोल्यूशन ज़्यादा होगा तो सर में दर्द रहेगा, डिजीनेस, फटीक, जैसे लगेगा जैसे वीकनेस सा, सुस्ती सी, और स्किन डिजीज़ के भी काफ़ी ज़्यादा, इचिंग और इन सब प्रॉब्लम्स के भी चांसेस इस ऐसी के उसमें बढ़ जाते हैं। तो ये एक जो इफ़ेक्ट है एयर पोल्यूशन का। बाकी अगर लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट की बात करें तो बहुत सारे इफ़ेक्ट्स में आ जाते हैं, जैसे स्ट्रोक है, सांस के जो मरीज़ हैं उनको प्रॉब्लम्स होने लगती है इस समय पर, ब्रोंकल अस्थमा के, COPD के पेशेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। इस समय हार्ट के पेशेंट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी उनको ऑक्सीजन वगैरह कम मिल रहा होता है, उनका किसी का इजेक्शन फ्रैक्शन कम है या कुछ है, और ऊपर से ये इधर जो पोल्यूटेड एयर हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल और कम हो जाता है। निमोनाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, निमोनिया के, कैटरेक्ट, आइज में कैटरेक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अस्थमा को डेफिनेटली ये एग्रीवेट करता है, ब्रोंकाइटिस को भी एग्रीवेट करता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट जो इन्फेक्शन है वो भी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब एयर प्यूरिफाई होके नहीं जाएगी पूरा जितना जाना चाहिए तो उसमें फिर बैक्टीरिया और वायरस ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। और आपको आश्चर्य होगा जान के कि ऐसे जो एयर पोल्यूशन है उसकी वजह से जो प्रेगनेंसी हैं उसमें भी प्री मैच्योर डिलीवरीज का, एबॉर्शन के रेट्स भी बढ़ जाते हैं, या बच्चों में भी किसी तरह का बर्थ डिफेक्ट या कंजेनिटल अनोमलीज हो सकती हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एयर पोल्यूशन अपने आप में एक बड़ी समस्या है जिससे हमें जूझना पड़ेगा, और हमें इस पे काम करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, जो कि इस सीज़न में हमें मिलता है। एयर पोल्यूशन हर साल की एक समस्या बन गई है जो हमारे साथ इस वक्त चल रही है। क्या घरेलू उपाय हैं, क्या फर्स्ट प्रिकॉशन होनी चाहिए इससे बचने के लिए, क्योंकि बचाव, जानकारी भी बचाव होता है, तो उस पर क्या आपका सजेशन? देखिए, पहले हमें ये जानना जरूरी है कि जो है वो पोल्यूशन का जो कारण है वो क्या है एयर पोल्यूशन के। अगर उन कारणों पे हम लोग काम करेंगे तो धीरे धीरे उस पे भी हमें लोग जो बचाव है वो अपने आप हो जाएगा। जैसे बहुत सारे लोग जो है सर्दियों में लकड़ी जला लेते हैं, तो उससे जो स्मोक होता है वो भी एक पोल्यूशन का रीज़न है। हम अभी गाड़ियाँ इतनी ज़्यादा हो गए हैं, आप देखिए रोड पे जो जाम हो रहा है उसमें गाड़ियाँ स्टार्ट हैं, धुआं निकल रहा है, और कॉमर्शियल व्हीकल्स भी हैं उनका भी धुआं काफ़ी है। तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, वो भी एक एयर पोल्यूशन का बड़ा पार्ट है। इसके अलावा जो इंडस्ट्रियल स्मोक है, जैसे फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज हैं, उनसे भी जो स्मोक आता है वो भी एक बड़ा चैलेंज था। पहले नहीं था, जब उस समय पर पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं था, उतना पोल्यूशन ज़्यादा नहीं था, डिफोरेस्टेशन ज़्यादा नहीं था, तो उस समय पर वो उतना बड़ा चैलेंज नहीं था। बट आज के टाइम में देखा जाए तो वो भी एक बड़ा चैलेंज बन गया है। इसके अलावा जो इंडोर एयर पोल्यूशन है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, जो घर के आसपास जो डस्ट है, बाकी चीज़ें हैं, वो भी एक बड़ा फैक्टर है। और जो कंस्ट्रक्शन है उस पर तो इमीडिएटली रोक लग जाना चाहिए इस समय पर, क्योंकि उसमें भी जो इस समय पर जो डस्ट वगैरह है, जो सामान वहाँ पे होता है, वो धूल मिट्टी उड़ेगा तो वो भी एक पोल्यूशन का एक बड़ा कॉज बनेगा। और आज के टाइम में हम लोग अगर साफ आसमान देखते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वाकई चिंता का एक विषय है। अगर जो ये कारण है इन पे हम लोग काम कर लेंगे तो बचाव अपने आप होना शुरू हो जाएगा। लोग लकड़ियाँ, फॉसल्स ये सब ना जलाएं,
लोग जो है गाड़ियां में कार पूलिंग करें, ठीक है। ऑड इवन के लिए भी एक पहले एक शुरू हुआ था दिल्ली एनसीआर में, तो वो भी एक पार्ट है। लोग कोशिश करें, खुद से जिम्मेदार बने कि अगर 4 लोग एक साथ एक ही गाड़ी में जा सकते हैं तो 4 गाड़ी जगह पर एक गाड़ी चलेगी। तो ये बहुत सारे ये फैक्टर्स हैं, इन पे काम करने की ज़रूरत है। जो बिल्डर्स हैं वो अपने आप खुद सचेत बने कि भाई हाँ, इस समय पर हम लोग कंस्ट्रक्शन 2 महीने के लिए रोक देंगे। तो क्योंकि देखिए, एक तो पॉपुलेशन बर्स्ट तो हो ही रहा है जो हो रहा है, उसके साथ में जब लोग बढ़ेंगे तो पोल्यूशन भी बढ़ेगा। और डिफोरेस्टेशन एक बहुत बड़ा पार्ट है। सबको कोशिश करना चाहिए कि एक एक पौधा लगाएं और 10-10 लोगों को बोलें कि भाई आप भी पौधे लगाएं। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन बढ़ता जा रहा है तो डिफोरेस्टेशन भी बढ़ रहा है उस हिसाब से देखते हुए। तो कहने के लिए बहुत कुछ है एयर पोल्यूशन पे, लेकिन हाँ, इससे बचाव संभव है अगर हम सभी लोग मिलके, सभी लोग, सारे नागरिक काम करेंगे तो इससे बचाव किया जा सकता है। कोविड के बाद एक नई चीज मार्केट में आई थी जिसे हमने देखा था, फेस मास्क। फेस मास्क इस वक्त कितने सेफ हैं, किस क्वालिटी के होने चाहिए, क्या कोई ब्रांड के आते हैं तो बड़े सूती कपड़े के लिए काफी होते हैं? क्योंकि जैसा देखा गया है, फेस मास्क जब हम यूज करते हैं तो जो इनहेल करते हैं और जो हम काम करके बाहर निकालते हैं, तो मिला के हमारी बॉडी में दोबारा जाती है। तो कितना प्रभाव और कितना दुष्प्रभाव है इसका? हाँ, देखिए, एक्चुअली क्या है कि जहाँ पे चीज़ें कम्युनिकेबल डिजीज पे आ रही हैं, इन्फेक्शियस डिजीज पे, वहाँ पर तो फेस मास्क का रोल काफ़ी ज़्यादा अच्छा रोल था। जैसे कोविड में था, वहाँ पे वो कम्युनिकेबल डिजीज था, वायरस एक से दूसरे पे जाता था, इमीडिएटली फास्ट कर रहा था, एयर में भी वायरस घूम रहा था। तो लेकिन जो ये पार्टिकुलेट मैटर जो है इस समय पर, जो पोल्यूशन का जो गैसेस जो हैं, ओजोन है, नाइट्रिक ऑक्साइड जो गैसेस हैं, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैसेस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड जो गैसेस हैं, ये जो गैसेस हैं ये बेसिकली हम लोग इसको ये कम्युनिकेबल डिजीज की श्रेणी में नहीं आ रहे। तो हम फॉर द टाइम बिंग थोड़े बहुत देर के लिए तो हाँ, पोल्यूशन से हम बच सकते हैं, बट अल्टीमेटली वो रीब्रीथिंग शुरू हो जाएगा। रीब्रीथिंग शुरू होगा तो दिक्कत आएगा उसमें। तो ये एक समस्या है। तो इसमें मुझे ऐसा पर्सनली ऐसा लगता है कि ज़्यादा मास्क का बहुत ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें हमें पोल्यूशन को कम करना ही एक परमानेंट सॉल्यूशन हमें निकल के आएगा। पोल्यूशन से सबसे ज़्यादा जो संक्रमण फैलता है वो बच्चों में और वृद्ध व्यक्तियों में फैलता है। तो उनको आपकी क्या सलाह है अगले 2-3 महीने में क्रूशल होने वाले पोल्यूशन को लेकर? किस तरह से उनका बचाव करा जाए, किस तरह से अपने डेली दिनचर्या चेंज करें, खान पान में सुधार लाकर इस गंभीर समस्या से सुधार है? देखिए, अगर बच्चों और बड़ों के लिए देखा जाए तो इन दोनों ही लोग वर्नेबल होते हैं, क्योंकि इनका जो इम्यूनिटी होता है थोड़ी सी लो होती है। बच्चों में भी इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है, बड़ों में भी एज रिलेटेड डिजीज रिलेटेड, प्री एग्जिस्टिंग डिजीज रिलेटेड, जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन लोगों को इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है। तो इसलिए जो है उनके केस में उनको और ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, उनको और ज़्यादा टेक केयर करने की ज़रूरत है। अभी रिसेंटली भी एक वो शुरू हुआ था जब पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया था, तो जो यहाँ पे डीएम है उन्होंने किया था ये चीज़ कि भाई आप ऑनलाइन क्लासेस ही कर लें, बाहर ना निकलें, क्योंकि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है ऑलरेडी। तो वो भी एक अच्छा डिसीजन था। तो अगर कुल मिला के देखा जाए तो जो बच्चे हैं और जो ओल्ड एज हैं वो हमारे लिए वनरेबल हैं, और इवन प्रेग्नेंट वुमेन्स इज ऑल्सो वनरेबल। ये वनरेबल लोग हैं और इनके केस में कोशिश किया जाए कि अभी ये लोग बाहर ना निकलें। अगर कुछ करना है, योगा मेडिटेशन वगैरह, तो घर पे ही कर लें, और थोड़ा सा AQI लेवल और नीचे आए तो उसके बाद फिर चीज़ें थोड़ा कंफर्ट लेवल पे आ जाएगी। देखा जाता है कि यदि कोई बीमारी बच्चे को, बुजुर्ग को या महिला को छूती है, उसके लक्षण दिखते हैं, तो हम खुद ही घर पर डॉक्टर बन जाते हैं। कितना सेफ होता है बिना प्रिस्क्रिप्शन के दवाई लेना, वो उस वक्त जो आपको लग रहा हो कि आपको सांस की दिक्कत हो रही है, आपकी हार्ट बीट तेज हो रही है, या आपको दूसरी गंभीर समस्या हो रही है? कितना फायदेमंद है उस दवाई को खुद लेना, कितना फायदेमंद है डॉक्टर की सलाह से लेना? देखिए, ऐसा होता है कि अगर कोई सिम्टम्स आए और इनिशियल स्टेज पे अगर वो डॉक्टर के पास आ जाते हैं तो हम उनको OPD बेसिस पर ही ट्रीट कर लेते हैं।
हमें उस केस में कुछ मेडिसिन देते हैं, ब्रोंकोडायलेटर्स वगैरह देते हैं और पेशेंट या नेबुलाइजेशन वगैरह देते हैं, पेशेंट रिलीव हो जाता है, स्टीम इनहेलेशन वगैरह देते हैं। तो लेकिन क्या होता है कि अगर वो लेटर स्टेज में आएंगे तो बच्चा है वो रेस्पिरेटरी फेलियर में आ रहा है, या बुजुर्ग हैं वो रेस्पिरेटरी फेलियर में आ रहे हैं, या फिर उनको कोई हार्ट डिजीज हुआ और हार्ट डिजीज के बाद वो जो है उस समय पर नहीं आए और हार्ट फेलियर में आ रहे हैं। तो दो तीन चीजें उससे बढ़ती हैं। एक तो मोर्बिडिटी बढ़ती है, मतलब लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल बढ़ता है, एडमिशन की जरूरत ज़्यादा हो जाती है, और मोर्टिलिटी भी बढ़ती है, मतलब एक्सपायरीज भी बढ़ती हैं। तो मोर्बिडिटी और मोर्टिलिटी जो है उसको देखते हुए मेरा अपना सजेशन ये है कि हम सभी डॉक्टर्स का सजेशन इवन कि भाई आप अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली इंटरवेंशन, अर्ली मैनेजमेंट, अर्ली रिकवरी एंड गुड हेल्थ। एक आखिरी सवाल, सुबह की दिनचर्या में हमें क्या लेना चाहिए जिससे हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे? क्योंकि शरीर के जो मुख्य अंग है हमारे दिल, फेफड़े व किडनी हमारी, ये अगर तीन अंग हमारे स्वस्थ चलते हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होता है। इनको स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या में क्या खाना चाहिए, किस चीज का परहेज करना चाहिए, नींद कितनी लेनी चाहिए, और कौन सी ऐसी घरेलू सामग्री है जिसका सेवन हमें नियमित रूप से करना चाहिए? जी जी, देखिए अगर हम बात करें स्लीप की तो 8 आवर्स स्लीप हर एक के लिए ज़रूरी है। अब आप उसको डिवाइड कर सकते हैं, अगर आपको नाइट में 6 to 7 आवर्स स्लीप मिल रही है तो आप 1 आवर दोपहर में आप जो है वो लंच के बाद आप रेस्ट कर सकते हैं। तो आप इस तरीके से करके टोटल जो आवर्स ऑफ स्लीप है वो 8 आवर्स होना चाहिए। ये सभी के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है, बुजुर्गों के लिए भी ज़रूरी है, सभी के लिए ज़रूरी है। द अदर थिंग इज नाश्ता। एक रिसर्च, जनरल एक रिसर्च आ रही थी कि कौन से लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। उसमें यह आया कि जो लोग नाश्ता अपना सुबह का स्किप कर देते हैं या अपना नाश्ता प्रॉपरली नहीं करते हैं, वो लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं एज कंपेयर टू वो लोग जो अच्छे से नाश्ता करते हैं। तो सुबह का नाश्ता वो हैवी होना चाहिए और जो दोपहर का जो खाना है वो थोड़ा एवरेज रहना चाहिए और रात का जो खाना है वो थोड़ा सा लाइट रहना चाहिए। और खासकर बुजुर्ग और डायबिटिक, हाइपरटेंसिव, हार्ट डिजीज पेशेंट्स के लिए तो ये बहुत ही ज़रूरी है। तो अगर ऐसा करेंगे तो चीज़ें अच्छी रहती हैं। उसके अलावा विटामिन में अगर हम लोग बात करेंगे तो विटामिन सी हमें लेमन वाटर से मिल जाता है, वो इम्यूनिटी को इम्प्रूव करता है। तो विटामिन सी अगर हमें नेचुरल सोर्स से लेमन वाटर से मिल सकता है तो वी शुड ट्राई कि जो है हम सभी को लेमन वाटर भी यूज़ करें ताकि इम्यूनिटी अच्छी रहे, प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहे और इन्फेक्शन के चांसेस कम रहें। और अगर इन्फेक्शन होता भी है और इम्यूनिटी बेटर है तो उस केस में मोर्बिडिटी ज़्यादा नहीं होती। मोर्बिडिटी का मतलब जो लेंथ ऑफ स्टे इन द हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं होगा या फिर मेडिसिन से ही काम चल जाएगा। तो दिस इज द थिंग।